हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को कोई गलतफहमी हो जाए तो उसका कोई इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बड़ी नेता है, इसमें किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को भूल रही है कि उनको अपने ही किले को बचाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अब जब वो अपने किले को बचाने के लंबा संघर्ष कर रही हैं और उसमें उनको जीत हासिल हुई है, और अगर उनको यह लगता है कि अखिल भारतीय स्तर पर लोग उनको एक बड़ा नेता मान लेंगे और तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर देगी, तो मुझे तो राजनीति के समझदार लोगों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आती है कि इतनी जल्दी तो राजनीति में चीजें बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मकाम पे पहुंची है, वो भारतीय जनता पार्टी करीब 70 साल के मेहनत के बाद पहुंची। ऐसा नहीं कि अचानक वो केंद्र के अंदर एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, एक हेजेमोनिक पार्टी बन गई। उसको कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने में लंबा वक्त लगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन और नेताओं के बल पर करना पड़ा। आरएसएस के कंधे पर सवार होकर उसको करना पड़ा। तो अगर किसी गलतफहमी हो जाए तो कोई इलाज। दूसरी बात, मैं ममता बनर्जी जिन नेताओं का लोग नाम ले रहे हैं, लुइजिन फलेरियो, कीर्ति आजाद, मैं इन किसी के प्रति असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, फूके हुए कारतूसों के बल पे आप जंग नहीं जीतते हैं। लुइजिन फलेरियो क्या आज की तारीख में गोवा में अपनी विधानसभा की सीट जीत सकते हैं? क्या कीर्ति आजाद बिहार में अपने बल पर एक विधानसभा की सीट जीत सकते हैं? अगर इसका जवाब हां है तब तो सोचना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि नेता लोग कमजोर हैं। इनकी तृणमूल कांग्रेस की ना तो गोवा में कोई हैसियत है, ना ही बिहार में किसी तरीके की कोई हैसियत है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि आखिर ममता बनर्जी जो की विचारधारा क्या है? यह वही ममता बनर्जी है जो कांग्रेस पार्टी से टूटी, जिन्होंने लेफ्ट फ्रंट से लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़ी हो गई। क्या ममता बनर्जी की राय अब बदल गई है? जो 1900 अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में शामिल होने के पहले क्या वो मानती थी कि आरएसएस एक सेकुलर पार्टी, सेकुलर संस्था है, आरएसएस देश के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है, आरएसएस जो है वो हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ती है? और अगर उनकी राय तब ये थी तो आज वो क्यों कहती है कि आरएसएस देश के लिए खतरनाक है, आरएसएस कम्युनलिज्म फैलाता है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार देश के लिए खतरनाक है? तो इसका मतलब यह है कि आपकी विचारधारा क्या है, यह डाउटफुल है। इसकी क्या गारंटी है कि 2024 में अगर जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी दोबारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि अतीत तो कम से कम इसी बात तो कहता है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही डिस्करेजिंग स्टेट में है, विनोद जी की बात से मैं असहमत हूं। उनको विधानसभा के चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उसके बाद यह कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास था। 2018 में कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित रूप से 3 राज्यों में जीतकर लौटी है। लौटी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों उत्तर भारत के राज्य हैं। अभी भी उत्तराखंड के चुनाव हो रहे हैं, गोवा के चुनाव हो रहे हैं, पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं और मेघालय, मणिपुर के चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई थी? उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी खड़ा करने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदला और बदलने के बाद नई लीडरशिप सामने आई, उसने काम करना शुरू किया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी चुके हुए नेता थे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग इतिहास को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वो गलत तरीके की सलाहें ममता बनर्जी, और मैं जानता हूं कि कुछ लोग ममता बनर्जी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुगालते में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कल देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल अगर बन सकती तो भी बन सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करके नहीं। ठीक है, ये